आज है 14 अगस्त, दिन है शुक्रवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव पर। तो सबसे पहले जानेंगे खबरों में आज की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर भर्ती का रिजल्ट जारी। 1643 अभ्यर्थियों का चयन। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026। कई नए जिलों में वर्कर और सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू। मैट्रिमोनियल साइट पर शिक्षिका से शादी का झांसा, बैंक खातों का कराया इस्तेमाल। 73 श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक की मौत, करीब 30 लोग घायल। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा बंद, बॉर्डर से लौट रही यूपी रोडवेज की बसें। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कोई भी एडवर्टीजमेंट चलवाना चाहते हैं या फिर खबर चलवाना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क कीजिए। यूपीएसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर भर्ती का रिजल्ट जारी। 1643 अभ्यर्थियों का चयन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों को अब संबंधित विभागों से नियुक्ति दी जाएगी। रिजल्ट के साथ अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी की गई है। उम्मीदवार अपना परिणाम यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी की जरूरत होगी। यह परिणाम उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की थी। इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट के जारी होने के लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों को आगे नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आयोग की ओर से दी जाएगी। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2026। कई नए जिलों में वर्कर और सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका के पदों पर भर्ती का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई नए जिलों में जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती में पात्र महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो जिले के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को अपने जिले की अधिसूचना देखनी चाहिए। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए सामान्य तौर पर 12वीं पास महिला उम्मीदवार पात्र है और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही अभ्यर्थी का संबंधित गाँव, वार्ड या फिर न्याय पंचायत की निवासी होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी होती है। भर्ती के तहत अलग अलग जिलों में पदों की संख्या और आवेदन की अंतिम तिथि अलग है, इसीलिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने जिले की आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता व्यक्तियों, जरूरी दस्तावेज और अंतिम तिथि की जानकारी जरूर जांच ले। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है और आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। मैट्रिमोनियल साइट पर शिक्षिका से शादी का झांसा, बैंक खातों का कराया इस्तेमाल। कानपुर में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक शिक्षिका को शादी का झांसा देकर साइबर ठगी में फंसाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को आरएफ का जवान बताकर शिक्षिका का भरोसा जीता और विज्ञापन कारोबार के नाम पर उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर 3 बैंक खाते खुलवा लिए। इन खातों में संदिग्ध रकम का लेन देन होने लगा है। बता दें कि बैंक से रकम होल्ड करने और स्पष्टीकरण मांगने के बाद शिक्षिका को मामले की जानकारी हुई है। आरोप है कि युवक ने उनके खातों से एसटीएफ के जरिए रुपए भी निकाले। उसने शादी और सगाई का भरोसा दिलाकर शिक्षिका को विश्वास में रखा। पुलिस अब आरोपी के बताए नाम, पते और एटीएम से हुई निकासी की जांच कर रही है। आरोपी का मोबाइल बंद है और पुलिस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरनगर दंगा मामला, 22 आरोपितों के खिलाफ केस वापस लेने की प्रक्रिया, सपा भाजपा नेताओं के नाम शामिल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में 22 आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने की खबर है। मामले में सपा और भाजपा से जुड़े नेताओं के नाम भी शामिल बताए गए हैं। ये मामला दंगों के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े मामलों में इससे पहले भी कई आरोपितों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया सामने आ चुकी है। एक मामले में भाजपा नेताओं सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने दंगों से जुड़े 77 मुकदमे वापस लिए थे। 73 श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक की मौत, करीब 30 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में उछौलिया
गुरुद्वारे के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस अचानक पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 73 यात्री सवार थे। दुर्घटना में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 30 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बस से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आने की भी जानकारी सामने आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और राहत कार्य में जुटी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस श्रद्धालुओं को लेकर धार्मिक यात्रा पर जा रही थी। इसी दौरान उछौलिया गुरुद्वारे के पास चालक का वाहन पर से कंट्रोल बिगड़ गया और बस सड़क पर जाकर पलट गई। हादसे के कारणों की अभी जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाना शुरू कर दिया है। हादसे के बाद प्रशासन ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में जरूरी इंतजाम किए हैं। पुलिस घायलों और बस में सवार यात्रियों की जानकारी जुटा रही है। हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को भी घटना की सूचना दी गई है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भारत नेपाल मैत्री बस सेवा बंद, बॉर्डर से लौट रही है यूपी रोडवेज की बसें। बता दें कि बॉर्डर से लौटना पड़ रहा है यूपी रोडवेज की बसों को। भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मैत्री बस सेवा पिछले करीब 1 महीने से ठप है, यानी बंद है। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें नेपाल जाने के बजाय यूपी बॉर्डर से ही वापस लौट आ रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल के पहाड़ी इलाकों में केवल 42 सीटर बसों के संचालन की अनुमति है, जबकि यूपी रोडवेज के पास इस तरह की बसों की कमी है। इसी वजह से महेंद्रनगर और गोपालगंज जाने वाली रोडवेज बसें नेपाल में आगे नहीं जा पा रही हैं और बॉर्डर से ही वापस लौट रही हैं। यात्रियों को सीमा पार जाने के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। बस सेवा बंद होने से भारत और नेपाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी और खर्च उठाना पड़ रहा है। रोडवेज के सामने अब 42 सीटर बसों की व्यवस्था करने की चुनौती है, ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा को दोबारा शुरू किया जा सके। बेटे की चाह में बिजली विभाग के एसडीओ ने रची नवजात चोरी की साजिश, गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बिजली विभाग के एसडीओ आर.के. शर्मा को बेटे की चाह में नवजात चोरी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक एसडीओ की 2 बेटियां हैं और वो बेटा चाहता था। इसी के चलते उसने एक एएनएम को 5 लाख रुपए का लालच देकर बच्चा चोरी करने के लिए तैयार किया था। पुलिस के अनुसार 10 मई की रात एएनएम गीता घाटमपुर सीएससी पहुंची और एक नवजात को चोरी कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और जांच में हमीरपुर में तैनात एसडीओ आर.के. वर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने उनके खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण की साजिश का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वो एक बेटा चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी गलती की। मामला सामने आने के बाद बिजली विभाग में भी हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारियों ने एसडीओ के निलंबन की कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या फिर नहीं, और एक्चुअल में इसके पीछे की मंशा पूरी तरीके से क्या थी। कानपुर में बैंक लॉकर से 50 लाख के गहने गायब, 5 बैंक मैनेजर जांच के घेरे में। बता दें कि कानपुर में बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसने बैंक लॉकर में करीब 50 लाख रुपए के गहने रखे थे, जो कि गायब हो गए हैं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और 5 बैंक प्रबंधकों को जांच के दायरे में ले लिया है। बता दें कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित लॉकर को मान रही थी और वहां पर उसने अपने गहने रखे थे। जानकारी के अनुसार महिला का लॉकर कई वर्षों से बैंक में संचालित था। बैंक विलय यानी मर्जर के बाद जब वह अपने लॉकर की जानकारी लेने पहुंची तो उसे बताया गया कि उसके नाम पर कोई लॉकर दर्ज ही नहीं है। इसके बाद जब मामले की जांच की गई तो लॉकर में रखे करीब 50 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने गायब मिले। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस और बैंक अधिकारियों से शिकायत करी है। बता दें कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बैंक प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि गहने कैसे गायब हुए और कहीं इसमें बैंक कर्मचारियों की लापरवाही या किसी प्रकार की मिलीभगत तो नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में बैंक के 5 प्रबंधकों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही बैंक के रिकॉर्ड, लॉकर संचालन से जुड़े दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है। घटना के सामने आने के बाद बैंक लॉकरों की सुरक्षा को लेकर ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है। जिसे वो सबसे सुरक्षित मान रहे हैं वही सुरक्षित नहीं है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में अब 2 घंटे में होगी टीबी की जांच। 1639 नई मशीनें लगेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब टीबी की जांच के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने टीबी की जांच को तेज और आसान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में
1639 नई आणविक जांच मशीनें लगाने का फैसला किया है। इन मशीनों की मदद से टीबी की जांच करीब 2 घंटे में पूरी हो सकेगी, जिससे गांव वालों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। नई मशीनों को ब्लॉक स्तर तक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण मरीजों को जांच के लिए जिला मुख्यालय या फिर बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम होगी। इससे टीबी की जल्द पहचान हो सकेगी और मरीजों का समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य जांच व्यवस्था को मजबूत कर टीबी के मामलों की पहचान और उपचार में तेजी लाना है। सरकार के इस पहल से खास तौर पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि समय पर जांच होने से बीमारी की पुष्टि जल्दी होगी और मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने में भी तेजी आएगी। यह कदम प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को भी गति देने वाला माना जा रहा है, तो ऐसे ग्रामीणों को काफी फायदा होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।